विदेश के 3 पवित्र द्वीपों में से एक पिंगलाई द्वीप पर स्थित अभयारण्य के औपचारिक मंदिर में कई महत्वपूर्ण हस्तियां एकत्रित हुईं। नेता, एक चोटी वाला व्यक्ति, मंच के सामने खड़ा था और उसके सामने कई पुरुष बैठे थे। संप्रभु यान के नाम पर उसने 7 अकादमियों और 12 परिवारों के उच्च अधिकारियों को महान तियानयांग टूर्नामेंट पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। यह व्यक्ति संप्रभु यान के अधीन पहला महान शिष्य था, यांग मिंग नाम का खूनी असुर। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया, ये स्पष्ट करते हुए कि उन्हें महान तियानयांग टूर्नामेंट जीतना ही होगा और केवल जीतना ही नहीं, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वियों को कुचलना भी होगा। उसने ओल्ड चान को ये भी बताया कि उसने सुना है कि हालांकि यांग मिंग संप्रभु यान का पहला शिष्य था, वास्तव में उसके सभी शिष्यों में सबसे कम प्रतिभा वाला माना जाता था। भ्रमित नजरों से बूढ़ा चान अपने दोस्त की ओर मुड़ा और बताया कि पहली नजर में यांग मिंग 7वें परिवर्तन को पार नहीं कर पाया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि फिर भी वह इस बैठक में सम्राट यान का प्रतिनिधित्व कर सकता है। दाढ़ी वाले आदमी की आंखें डर से चमकने लगीं। उसने अपने दोस्त से चुप रहने को कहा क्योंकि यांग मिंग शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था। इसके अलावा मो परिवार एक दूरस्थ क्षेत्र में रहता था, इसलिए यह संभव था कि बूढ़ा मो कुछ बातों से अनजान था। वह कल्पना करने लगा कि यांग मिंग अपनी तलवार पकड़े हुए है और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही है जो एक लाश के पास खड़ी है। हालांकि यांग मिंग अपने शिष्यों में सबसे निम्न स्तर का था, लेकिन निस्संदेह वह सबसे भयानक था। 400 साल पहले महान जिया के मानव सम्राट का निजी रक्षक होने के नाते उसने अपने स्वामी को धोखा दिया और 10,000 जातियों के शक्तिशाली लोगों को अपने बीच फूट डालने के लिए आकर्षित किया। फिर वह सम्राट यान का शिष्य बन गया और सबसे ऊपर उठकर उनका पहला महान शिष्य बन गया। यांग मिंग बहुत क्रूर और दृढ़ निश्चयी था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यांग सम्राट का प्रतिनिधित्व करना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। यांग मिंग ने अपने हाथ मंच पर रखे और एक दयालु मुस्कान बिखेरने लगा। ये देखकर सभी स्तब्ध रह गए कि वह मानव सम्राट का पौराणिक निजी रक्षक था। यांग मिंग के शरीर से एकदम घुटने वाली ऊर्जा निकलने लगी। उसने गंभीर निगाहों से पूछा कि क्या उनमें से कोई भी बुजुर्ग उसके मंच पर आने से असहमत है। ये सुनकर बुजुर्ग घबरा गए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यांग मिंग आराम से बैठ गया, दूसरों को देखने लगा और स्पष्ट कर दिया कि महान तियानयांग टूर्नामेंट से पहले उन्हें महान जिया की सभी गुप्त सेनाओं को सक्रिय कर देना चाहिए और टूर्नामेंट के आसपास उत्सुकता बढ़ा देनी चाहिए। साथ ही वे ये भी फैलाने वाले थे कि मानव सम्राट अक्षम है और युंगहुआंग को भ्रष्ट कर रहा है। उसके अनुसार विदेश के 3 द्वीप महान जिया के असली वैध उत्तराधिकारी थे। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने बताया कि तलवार दानव फेंग यानवूजी को राजा झेनहई और जियांग चेंग के साथ टूर्नामेंट के दौरान मरना होगा। ये सब आदरणीय सम्राट यान की इच्छा थी। जब यांग मिंग ने पूछा कि क्या सभी समझ गए हैं, तो वे सभी चिल्लाने लगे। कुछ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या महान तियानयांग टूर्नामेंट सिर्फ एक प्रस्तावना है, और कुछ को लगा कि यह बहुत अचानक हुआ है। बूढ़े चान की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं, और उन्होंने पूछा कि क्या वे दूसरे पक्ष पर पलटवार करने वाले हैं। उन्हें नहीं पता था कि इतने समय तक मौन रहने के बाद उनके दिलों का जोश ठंडा पड़ गया था या नहीं। यांग मिंग ने एक हाथ मंच के ऊपर रखा, अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और गंभीर नजरों से समझाया कि एक महान परिवर्तन शुरू होने वाला है। एक नया युग आ रहा है। 400 से ज्यादा साल बीत चुके थे। महान जिया ने उनके लिए बहुत कुछ किया था और अब उसका फल भोगने का समय आ गया था। बूढ़े चान की आंखें भ्रम और घृणा से चौड़ी हो गईं। वह यांग मिंग को घूरने लगा और उसे स्पष्ट कर दिया कि हालांकि उनकी अधिकतम शक्ति दूसरे पक्ष से कहीं ज्यादा है, लेकिन अगर युद्ध छिड़ गया तो उसे डर था कि उनके पास मध्यम और निम्न स्तर के पर्याप्त लड़ाके नहीं होंगे।
उसे ये भी याद आया कि महान जिया के पास अभी भी महान स्वप्नदर्शी है। ये सुनकर कि वे खुद को अकेला समझ रहे हैं, यांग मिंग के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। उसने पूछा कि क्या किसी को पता है कि माननीय संप्रभु यान क्यों नहीं आए। यांग मिंग शक्तिशाली संप्रभु यान की कल्पना करने लगा और बताया कि वह समुद्री जनजाति के साथ चाय पीने गया था। जब समय आया तो समुद्री जनजाति महान एकीकरण को पूरा करने के लिए उनके साथ लड़ने वाली थी। और इतना ही नहीं, इस महान तियानयांग टूर्नामेंट में समुद्री जनजाति अपने प्रतिभाशाली योद्धाओं को प्रतियोगिता में 3 द्वीपों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजने वाली थी। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ यांग मिंग ने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसमें एक आंख, एक हाथ और एक दिल था। अभी 2 महीने बाकी थे और पूर्ण सफलता सुनिश्चित करने के लिए अभयारण्य अपने चमत्कारों में दिव्य तत्व डालने वाला था। वे उन्हें दिव्य हाथ, दिव्य नेत्र और दिव्य हृदय प्रदान करने वाले थे। उसे विश्वास था कि इससे तीनों द्वीप महान जिया को पराजित कर देंगे। उसी समय तांग यंग और बाइफेन, वे राक्षसों का शिकार कर रहे थे। कक्षा परिवर्तन के लिए सामग्री की आवश्यकता के कारण जियांग चेंग ने राजा झेनही की ओर से महान जिया के सभी नौकरी बदलने वालों को सामूहिक रूप से भयंकर जानवरों का शिकार करने का अजेय आदेश जारी किया। जब लड़कों का एक समूह अपने कमरे में आराम कर रहा था, एक भूरे बालों वाले लड़के ने दरवाजा खोला और दृढ़ संकल्प से भरे भाव के साथ अपने दोस्तों को बताया कि राक्षसों का शिकार करने का समय हो गया है। उनका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और वे कुछ उलझन में पड़ गए। गुस्से से भरी नजरों से बैठे लड़के ने बताया कि दोपहर में उनकी कक्षा है, इसलिए उसके लिए समय नहीं है। उसने पूछा कि वह इतना हंगामा क्यों कर रहा है। वे लगभग स्नातक होने वाले थे और राक्षसों का शिकार करना अकादमिक क्रेडिट जितना महत्वपूर्ण नहीं था। खुशी से चमकती आंखों से भूरे बालों वाले लड़के ने अपना फोन निकाला, अपनी उंगली से उस पर इशारा किया और मुस्कुराते हुए बताया कि जियांग चेंग ने एक अजेय आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय आदेश से भी ऊंचे स्तर का एक आदेश, जो देश के सभी नौकरी बदलने वालों को बुलाने में सक्षम था। उन्होंने अपने फोन चालू किए और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उनका मार्शल अकादमी समूह भी अजेय आदेश का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से वे सभी कमरे से बाहर निकले और भागने लगे। वे जानते थे कि शैक्षणिक योग्यताएं इसके सामने कुछ भी नहीं हैं। उन्होंने जल्दी से शहर छोड़ने का फैसला किया। राजा झेनही अविश्वसनीय थे। तीसरे स्तर के एक भयंकर जानवर को मारने पर उन्हें एक योग्यता अंक मिलता था, जो सामान्य युद्ध क्षेत्र में मिलने वाली योग्यता से 2 गुना था। मार्शल अकादमी ने एक और सूचना भेजी, जितने ज्यादा जानवर वे मारेंगे, उतने ही ज्यादा अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताएं उन्हें मिलेंगी। शहर के बाहरी इलाके में कई योद्धा उन जानवरों की लाशें वापस लाए जिनका उन्होंने शिकार किया था। जब वे पहुंचे तो उन्होंने गौर से देखना शुरू किया और महसूस किया कि वहां भयंकर जानवरों से ज्यादा नौकरी बदलने वाले लोग थे। बिना और समय गंवाए वे भागने लगे और जल्दी से अपना स्थान बदलकर चीखते हुए कब्रिस्तान की ओर जाने का फैसला किया। इस बार उन्हें क्रेडिट को अधिकतम तक भरना था और ढेर सारा पुण्य अर्जित करना था। गंजे आदमी का ध्यान उन पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जियांगन युद्ध क्षेत्र के मुख्य अड्डे पर कई उच्च पदस्थ लोग एकत्रित हुए। मूंछों वाले व्यक्ति की आंखें खुशी से चमकने लगीं। वह झायू झान्यू के पिता थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि सदी में केवल एक बार प्रकट होने वाला अजेय आदेश पहले ही जारी हो चुका है। उन्होंने अपने दामाद की भी मदद करने का फैसला किया। गंभीर निगाहों से पोनीटेल वाले व्यक्ति ने बताया कि उसके पास भी स्टॉक है जिसे वह जियांग को भेज सकता है। बैंगनी बालों वाले व्यक्ति का ध्यान उन पर था और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। वह भी जियांग के लिए खुद को पूरी तरह से बर्बाद करने को तैयार था। महान जिया के जियांगन युद्ध क्षेत्र के भूमिगत गोदाम में जियांग और गु कैशन थे। गु कैशन, जो एक सूची पकड़े हुए था,
ने बताया कि जियांग का अजेय आदेश आधे दिन पहले ही जारी किया गया था और उन्होंने ग्रेट जिया का सारा माल पहले ही भेज दिया था। जियांग ये देखकर हैरान था कि उन्होंने इतनी जल्दी कार्रवाई की। गु कैशन ने जियांग को पहले गोदाम ले जाने का फैसला किया। वे गोदाम में गए, जो उन खूंखार जानवरों की लाशों से भरा था जिनका नौकरी बदलने वालों ने शिकार किया था। सिस्टम विंडो के अनुसार वहां कुल 26 लेवल 8 के शव, 1904 लेवल 7 के शव, 376,000 लेवल 6 के शव, 70 लाख लेवल 5 के शव और 53 लाख लेवल 4 के शव थे। गु कैशन का ध्यान शवों पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चमकने लगीं। उसके अनुसार ग्रेट जिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 10वां हिस्सा योगदान दिया था। जियांग की आंखें खुशी से भर गईं जब उसे एहसास हुआ कि म्यू और तांग परिवारों ने काफी योगदान दिया है। उन्होंने जियांग के लिए अपने गोदाम खाली कर दिए थे। वे शवों की ओर बढ़ने लगे और गु कैशन ने पूछा कि क्या जियांग कीड़ों को नहीं छोड़ेगा ताकि वे भोजन कर सकें। अगर उन्होंने जल्दी नहीं खाया तो उसे डर था कि शव अब इस जगह पर नहीं समाएंगे। इतना सारा खाना देखकर छोटी नाइन ने अपने गालों पर हाथ रख लिए और उसके मुंह में पानी आ गया। जियांग की आंखें गंभीरता से भर गईं। उसने पहले छोटी नाइन को 8 करोड़ नवजात लावा खिलाने का आदेश दिया और उसे आदेश दिया कि वह उच्च स्तरीय जानवरों को खाए और निम्न स्तरीय जानवरों को लावा के लिए छोड़ दे। उसने पूछा कि क्या वे सब एक साथ बाहर जाकर खाना नहीं खा सकते। जियांग ने मना कर दिया क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा और इसके अलावा उनके पेट भी नहीं भरेंगे। उसने फैसला किया कि उन्हें बारी बारी से खाना दिया जाए और धीरे धीरे स्तर ऊपर किया जाए। जियांग की बाह पर एक द्वार दिखाई दिया और कीड़ों का एक झुंड बाहर निकलने लगा क्योंकि खाने का समय हो गया था। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और कीड़े बाहर निकल आए और जानवरों की लाशें खाने लगे। गु कैशन का जबड़ा आश्चर्य से खुला रह गया, ये जानकर कि जियांग के पास 8 करोड़ से ज्यादा कीड़े हैं। उसने पूछा कि क्या वे फिर से प्रजनन कर पाएंगे। जियांग ने गंभीर नजरों से कहा, नहीं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर खतरनाक जानवर निम्न स्तर के थे। प्रजनन के लिए कीड़ों को कम से कम 10 या 100 गुना ज्यादा खाने की जरूरत थी। गु कैशन हमारे लड़के की ओर मुड़ा और उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। कीड़े जंगली जानवरों को खा रहे थे। गु कैशन को यकीन नहीं हो रहा था कि कीड़ों की भूख इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह सामान्य बात है क्योंकि आखिरकार वे 9 मियाज़मा पंखों की संतान थे, इसलिए उन्हें खिलाना आसान नहीं था। ये साधारण सी बात कि वे जानवरों के मांस से अपना पेट भर सकते थे पहले से ही काफी भाग्यशाली थी। और अब जब पूरा देश शिकार कर रहा था, 10 या 100 गुना ज्यादा मांस पाना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने सोचा कि 1 महीने में कीड़े फिर से प्रजनन कर पाएंगे। जियांग उसकी ओर मुड़ा और शांत नजरों से बताया कि जब अगली बार 9 मियाज़मा पंख प्रजनन करेंगे तो उसके शरीर में कीड़ों को रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। वह अथाह जमीन को छान मारना चाहता था और उसे भविष्य में कीड़ों के लिए एक मुख्य ठिकाना बनाना चाहता था। शांत नजरों से गु कैशन ने कहा कि यह आसान है, उन्हें बस वहां सैनिक भेजने की जरूरत है। जब कीड़े जियांग के हाथ से निकल रहे थे तो उसने गंभीर भाव से कहा कि वह प्रशिक्षण के लिए खुद अथाह भूमि पर जाना चाहता है। वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता था और 9 मियाज़मा विंग्स पर तो बिल्कुल भी नहीं। गु कैशन की आंखें डर से भर आईं, क्योंकि उसके अनुसार यह बहुत खतरनाक था। जियांग ने पूछा कि क्या वह टूर्नामेंट के पहले दौर के नियम भूल गया है। गु कैशन ने जियांग के कंधे पर हाथ रखा और उसे सावधान रहने को कहा। हमारे लड़के ने उससे कहा कि चिंता न करे क्योंकि उसके पास बहुत सारे कार्ड हैं। वह उनका इस्तेमाल करता है या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन वह खतरे में नहीं पड़ने वाला था। जियांग ने जाने का फैसला किया और कीड़ों को यहाँ रहने दिया ताकि वे खाते रहें। जब वह अथाह भूमि से लौटा तो वे पहले ही खाना खा चुके होंगे। नन्ही नाइन जियांग के कंधे पर प्रकट हुई
और उलझन भरी नज़र से उसने पूछा कि वह बाहर खाना खाने क्यों नहीं गई। उदास भाव से उसने बताया कि वह यहाँ अकेली नहीं रहना चाहती। वह वैसे भी जियांग के साथ जाना चाहती थी। उसके साथ उसे खाने के लिए मांस मिलेगा। जियांग ने मना नहीं किया, लेकिन उसके लिए यह अजीब था कि वह खाते समय उसे भूल नहीं गई। छोटा ज़ाओ जिया भी जियांग के कंधे पर आ गया और उत्सुक भाव से पूछा कि क्या वह उन्हें खाने के लिए एक बुफे में ले जाएगा। जियांग ने खून की एक बोतल निकाली, आंखें बंद की और घबराहट भरे भाव से वादा किया कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद वह उन्हें खाने के लिए एक बुफे में ले जाएगा। उसने उसकी भूख बढ़ाने के लिए उसे थोड़ा खून देने का फैसला किया। ज़ाओ जिया ने बोतल पकड़ी और पीना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि जियांग अपना वादा निभाए और उन लोगों में से न हो जो वादे तो करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। जियांग को एहसास हुआ कि ज़ाओ जिया को धोखा देना हर बार और मुश्किल होता जा रहा था। जियांग ज़ाओ जिया को सम्राट ज्यूली के गुप्त खजाने का दोहन करने के लिए ले जाना चाहता था, क्योंकि आखिरकार वह बाघ आत्मा तलवार ही तो थी जिसे वह हासिल करना चाहता था। लेकिन उसके पास जो गुप्त खजाना था वह गुआंगहाई के युद्ध क्षेत्र में तियान के निषिद्ध क्षेत्र में गहराई में था। ऐसा कहा जाता था कि वहां एक से ज्यादा रहस्यमयी सत्ताएं मौजूद थीं, जिनके 9 रूपांतरण थे, या फिर वह खजाना ही खतरों से भरा था। उसने सोचा कि तियान्युआन टूर्नामेंट खत्म होने तक इंतजार करना बेहतर होगा, क्योंकि तब तक वे और भी ज्यादा मजबूत हो चुके होंगे। उसी समय ज़ाई परिवार राक्षसी शहर में था। महान स्वप्नदर्शी, जो तकिया पकड़े हुए थी जब सोने ही वाली थी, तब से गुस्से में थी। ज़ाई लिंकियू ने उसे फिर से बुलाया था। उसे मजबूत होने के लिए सोने की जरूरत थी। अगर वे उसे बार बार जगाते नहीं तो वह पहले ही 10 रूपांतरणों तक पहुंच चुकी होती। ज़ाई लिंकियू ने उसे देखना शुरू किया और कहा कि स्थिति गंभीर है। उसे कार्रवाई करने के लिए कहना पड़ा। गंभीर दृष्टि से उसने बताया कि दक्सिया के क्षेत्र में अनगिनत आवाजें उभरी थीं जो तियान्युआन टूर्नामेंट को अनियंत्रित रूप से बढ़ावा दे रही थीं। उन्होंने इस टूर्नामेंट को यानहुआन के घोर अन्याय से भी जोड़ा था, ये दावा करते हुए कि ये तीनों द्वीप वैध उत्तराधिकारी थे। महान स्वप्नदर्शी बैठ गईं, अपनी बाहें पार कर लीं और ये देखकर कि यह एक विचारों का युद्ध था, उन्हें पता चला कि उन्होंने इसे शुरू नहीं किया था। अशांत समय में कठोर उपायों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने उन्हें खत्म करने के बारे में सोचा। ज़ाई लिंकियू ने बताया कि वे पहले से ही उन मामलों में शामिल थे। महान स्वप्नदर्शी खड़ी हुईं और प्रसन्न भाव से अपना हाथ बढ़ाया। उनके अनुसार लाखों नागरिकों के सपनों की बुद्धिमत्ता और शुद्धि के आगे अफवाहें रुक गईं। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और उनकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। ज़ाई लिंकियू ने अपना हाथ बढ़ाया और उनके अनुसार वह दक्सिया की संरक्षक देवी की उपाधि की हकदार थीं। उन्होंने उनसे कहा कि वे उनकी चापलूसी करना बंद करें और एक ही बार में सब कुछ कह दें। ज़ाई लिंकियू ने खुलासा किया कि जियांग ने नौकरी बदलने के मिशन के बहाने एक अजेय आदेश जारी किया था। वे खूंखार जानवरों की लाशें इकट्ठा कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि 6 रूपांतरण मिशन के लिए भी इतनी ज्यादा लाशें जरूरी नहीं थीं। ज़ाई लिंकियू ने बताया कि वर्ग परिवर्तन मिशन को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत आसान था। उसने अपना हाथ मेज के ऊपर और सुझाव दिया कि दक्सिया शाही हथियार बना रहा था और भयंकर जानवरों का शिकार करते हुए उन्होंने संबंधित उन्नत सामग्री भी खरीदी। ज़ाई लिंकियू को यह एक अच्छा विचार लगा और उसने पूछा कि क्या उसे पता है कि जियांग कहाँ है। उसी समय हमारा लड़का जानवरों से लड़ रहा था और एक मुक्का मारकर उसने उनमें से एक को मार गिराया। वीडियो यहीं समाप्त होता है।